कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी वी शुड पुट द वैल्यू ऑफ जी, मतलब कैपिटल जी। अभी सोचोगे सर स्मॉल जी का निकालना है, जी का वैल्यू निकालना और जी की वैल्यू रखूंगा, कोई नहीं बताता है। लिटरली बता रहा हूं दोस्त, ये बातें कोई नहीं बताएगा आपको। आपको फॉर्मूला बस बता दिया था, जी इक्वल टू जीएम बाई आर स्क्वायर। मास ऑन मून और अर्थ कोई पूछता है तो आप बोलते हो ठीक है हायर क्लास में पढ़ो। क्यों भाई, टॉपिक अगर यहाँ है, थोड़ा बहुत हायर पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा। इक्वल एरिया कवर्स इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ से दूरी बहुत पास है, आपको दिख रही होगी, ये डिस्टेंस दिख रहा होगा आपको बहुत पास है, और ये डिस्टेंस आपको दिख रहा होगा दूर। आपको क्या चीज याद रखना है, बहुत प्यार से लिख के आऊं, बहुत प्यार से, इतने प्यार से कोई बता ही नहीं सकता। वेलकम टू द इंडिया लार्जेस्ट टाइम प्लेटफॉर्म फिजिक्स की तैयारी विद आर्यन तिवारी में आपका स्वागत। सबसे पहला चैप्टर हमारा है ग्रेविटेशन, जिसमें आपको बहुत सारे डाउट आते हैं और बहुत सारी कंफ्यूजन होती है कि क्या सर ग्रेविटेशन, क्या ग्रेविटी बिल्कुल सेम चीज है? तो नहीं, सेम नहीं होता। तो दिल थाम के बैठिएगा, बहुत ही मजेदार सेशन होने वाला है। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत शॉर्ट में, ज्यादा टाइम ना लूं और बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूं। तो दिल थाम के बैठिएगा, हम लेक्चर की आइए देखते हैं अपना पहला टॉपिक क्या है। आपको पता है कि सर चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन, तो सबसे पहला सवाल यही आएगा कि सर ग्रेविटेशन क्या होता है। बट कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि सर ग्रेविटेशन और ग्रेविटी सेम है, बट गलत लगता है। तो आइए देखते हैं। ग्रेविटेशन इज द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज ऑफ यूनिवर्स। एनी टू बॉडीज मतलब मान लो एक बॉडी यहाँ पे है जिनका नाम मैं देता हूं लाला जी, और एक बॉडी मान लो यहाँ पे है जिनका नाम देता हूं मैं लाली जी। तो इन दोनों के बीच में लोगों में अट्रैक्शन हो रहा है। कोई भी दो बॉडीज, कोई भी दो बॉडी ले लो, मैं ले लूं, आप ले लो, किसी भी दो बॉडीज में अट्रैक्शन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। बट सर एक सवाल बताओ, ग्रेविटेशन और ग्रेविटी को हमको बहुत सारे लोग बोलते हैं, मतलब लगता है कि सेम ही सेम है। छोटा मोटा डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है, छोटा मोटा डिफरेंस है। ध्यान देना, इधर आओ। ग्रेविटी की अगर बात करोगे ना तो उसमें अर्थ आ जाता है। एक ऑब्जेक्ट जो होगा उसमें अर्थ की बात आएगी। हेंस ग्रेविटी इज द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर बॉडी। वहां पे क्या था ग्रेविटेशन में, क्या था ग्रेविटेशन में, कोई भी दो बॉडीज, एनी टू बॉडीज, एनी टू बॉडीज। बट ग्रेविटी में एक बॉडी जिसका बात करोगे उसमें अर्थ का बात है। तो अगर मान लो कोई बॉडी है और उसमें से एक बॉडी अर्थ है, दिख रहा है यहाँ पे एप्पल गिर रहा है, उसमें से एक बॉडी क्या है, अर्थ है, तो इसको बोलोगे आप ग्रेविटी की बात हो रही है। और कोई भी दो बॉडीज की बात करोगे, ग्रेविटेशन। लेकिन उसमें अगर एक बॉडी को बता दिए कि ये अर्थ की बात है तो ग्रेविटी हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत प्यार से चलेंगे। ग्रेविटेशन इज द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज ऑफ द, ठीक है सर ग्रेविटी, hence gravity is the phenomena of attraction between earth and any other body. The force of attraction exerted by the earth, the body is called the force of gravity. नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो अगर कोई भी दो बॉडी की बात हो रही है, ग्रेविटेशन। अगर उसमें एक बॉडी अर्थ आ गई, ग्रेविटी। अगर कोई भी दो बॉडीज की बात हो रही है, ग्रेविटेशन। लेकिन उसमें अगर एक बॉडी अर्थ की बात की जा रही है तो उसको बोलते हैं ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशन और ग्रेविटी सबसे स्टार्टिंग लाइन ही आपका ये था चैप्टर का। जब भी बुक उठाओगे तो देखोगे आपको, तो आपको डाउट में नहीं पड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए मैंने बहुत प्यार से बताया, फिर से बोल दे रहा हूं, कोई भी दो बॉडीज ग्रेविटेशन। अगर उसमें एक अर्थ की बात करोगे, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मजेदार टॉपिक है, ध्यान से सुनना। न्यूटन जी बैठे थे भाई, न्यूटन जी बैठे थे, ऐसे बैठे थे आराम से, मान लेते हैं मान, और पेड़ के नीचे चुपचाप से ऐसे बैठे थे। ऊपर से गिरा एप्पल सर पे जैसे ही एप्पल गिरा वो सोचने लगे भाई, अब वो सोचते रह गए कि एप्पल नीचे ही क्यों गिरा है। वहीं से खोज हुआ गया और फिर आया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट। क्या है सर, मैं कहानी के तौर पे बता रहा हूँ, फनी वे में, ताकि आपको मजा आए और अच्छे से समझो आप, ठीक है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड, द फोर्स of gravity is calculated using universal law of gravitation is given by Newton's law, जहां पे m है मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ अर्थ लिया गया, रेडियस लिया गया, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लिया गया, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, जिसमें एक फॉर्मूला भी दिया गया, आपको दिया गया, जो कि मैं फॉर्मूला आपको बताना चाहूंगा, लिख करके बताना चाहूंगा, ठीक है। आइए मैं उसको लिख करके आपको बताता हूं बहुत अच्छे से, इधर आइए। तो उसमें क्या होना, जो फोर्स है ना, बोला गया कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 m2 के, जिसमें बोला गया कि फोर्स जो है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के।
तो ये दो चीज आया आपके सामने, इसमें बता रहा हूं मैं, दो चीज आपके सामने निकल के आया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पहले हमने ग्रेविटेशन देखा, ग्रेविटेशन के बाद हमने ग्रेविटी देखा, ग्रेविटी के बाद हमने देखा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है सर। उसके बाद हम आएंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो हमारा चल रहा है। अब मैं आपको लिख करके बता रहा हूं, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए और डायरेक्ट आपके पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 m2 के, और फोर्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर। मतलब क्या हुआ सर? मतलब इधर सुनो, मतलब ध्यान से सुनना, मतलब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास m1 और m2 के। मतलब सर अगर m1 m2 में है दम, मतलब m1 m2 है ज्यादा, तो फोर्स भी होगा ज्यादा। अगर m1 m2 है ज्यादा तो फोर्स भी होगा ज्यादा। अगर फोर्स है कम तो m1 m2 भी है कम। अगर फोर्स है कम तो m1 m2 भी है कम। अगर फोर्स में है दम तो m1 m2 में भी है दम। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात कर रहा है। मतलब फोर्स बढ़ेगा तो मास बढ़ेगा, अगर ये घटा तो ये भी घट जाएगा, अगर इसको बढ़ाओगे ये भी बढ़ेगा, इसको घटाओगे ये भी घट जाएगा। फिर बोला गया कि फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के। मतलब मान लेते हैं कि R में अगर दम है, अगर R में है दम तो फोर्स है कम, और अगर R है कम तो फोर्स में होगा दम। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात कर रहा है। मतलब अगर फोर्स होगा ज्यादा तो R होगा कम, और R होगा ज्यादा तो फोर्स होगा कम। मतलब इसको बढ़ाओगे तो ये घट जाएगा, इसको बढ़ाओगे तो ये घट जाएगा। बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या था कि अगर ये बढ़ रहा तो ये भी बढ़ेगा, अगर ये घटेगा तो ये भी घटेगा। इनवर्सली में क्या होगा, अगर इसको बढ़ाओगे तो ये घट जाएगा, बढ़ाओगे तो ये। बस इतनी सी बात है। कुल मिला के एक फॉर्मूला हमें मिला, फोर्स इज इक्वल टू, आपको पता है कि जब भी फिजिक्स में कुछ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है उसको हटा करके एक कांस्टेंट लाता है, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट g, फोर्स इक्वल टू g m1 m2 बाई r स्क्वायर। तो हमें ये मिला जाकर के फोर्स इज इक्वल टू g m1 m2 बाई r स्क्वायर। तो हमें जाकर के ये मिला। इस बात को दिमाग में बैठा रहना, हमें एक फॉर्मूला मिल गया, फोर्स इज इक्वल टू g m1 m2 बाई r स्क्वायर। इस बात को याद रखना, आप कैपिटल R भी लगा सकते। फोर्स इक्वल टू g m1 m2 जैसे यहाँ पे सीधा आपको दिख रहा है, जहां पे आपको सीधा दिख रहा है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 m2 के, और जहां आपको सीधा दिख रहा है कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहीं से एक सवाल आपके पेपर में आएगा कि चलो यूनिट बताओ जी की एक यूनिट बताओ। तो ये बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, कुछ मत करिएगा, जी को वहीं छोड़िए, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एफ और आर स्क्वायर। तो एफ ने आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो एफ आर स्क्वायर निकल के आ गया, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो m1 m2 को नीचे भेजो, m1 m2 को नीचे भेजो, और जी को वहीं छोड़ दो, बस काम खत्म। यहीं से एक नंबर का सवाल आपसे पूछ दिया जाता है पेपर में, हर बार आता है, इस बार भी आएगा, देख लेना। यूनिट पूछा था, डेराइव करो यूनिट को, कुछ मत करना। फोर्स इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। जी को वहीं छोड़ो, इससे इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, m1 m2 को नीचे ले आओ, तो हमारे पास ये निकल के आ गया। अब आपको पता है फोर्स का न्यूटन, आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जी की यूनिट निकल के आ गई हमारे पास, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा मत और देखते रहिएगा भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम बता दे रहे हैं आपको, भूलिएगा मत। तो ये हमारा निकल के आ गया, ठीक है। ये फॉर्मूला भी लिख लो, यहाँ पे छोटा सा लिख लो फॉर्मूला, ये भूलोगे नहीं आप। फोर्स इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सीधा आपके पेपर में सवाल पूछा जाता है, ठीक है। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर आपके लिए। अब बारी आती है सर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। कोई कॉपी छूटेगा नहीं, भूलना मत, कैप्लस लॉ, ये बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं, मैं बहुत प्यार से समझाऊंगा, ध्यान से, ठीक है। मजा आ रहा है तो जोश मेंटेन रखना भाई, जोश की कमी नहीं होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की अब हम बात करेंगे कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। When a body is dropped from a certain height, it falls with a constant acceleration.
जब भी किसी बॉडी को हम किसी सर्टेन हाइट से, मान लो ये पेन है, टूटना नहीं चाहिए वरना सैलरी कट जाएगी, तो ये छोड़ा मैंने बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, किसी सर्टेन हाइट से किसी बॉडी को हमने छोड़ा है, किसी सर्टेन हाइट से हमने इसको छोड़ा है, तो व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट इट फॉल्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, this uniform acceleration produce a freely falling body due to gravitational pull of the earth is known as acceleration due to gravity and it is denoted by letter small g. अब आप बोलोगे सर नया खेला शुरू हो गया, क्या खेला शुरू हो गया अभी बताते हैं क्या सोच रहे हो, पहले इसको समझ लो ध्यान। हमने कुछ नहीं बोला है, हमने बस ये बोला है किसी बॉडी को व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, किसी बॉडी को हमने कुछ हाइट से छोड़ा है, ड्रॉप किया है, इट फॉल विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ गया है। इस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को ये प्रोड्यूस करता है फ्रीली फॉलिंग बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ ने खींचा है, ठीक है, इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। अब आप बोलोगे अरे सर अभी बात कर रहे थे कैपिटल जी का, वो अलग परेशान कर रहा था, अब आ गया स्मॉल जी, वो अलग परेशान कर रहा है। भाई टेंशन मत लो, दोनों में अभी डिफरेंस भी बता दो, कोई बताता नहीं है, देख लेना कहीं भी कोई नहीं बताता है स्मॉल जी और कैपिटल जी में डिफरेंस, और पेपर में पूछ देगा। तो स्मॉल जी कैपिटल जी क्या होती है सब आपको क्लियर है, अभी बस इतना जान लो कि कैपिटल जी क्या होता था और स्मॉल जी क्या होता है, ये हमने आपको बता दी। नॉर्मल सी बात है और कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है, किसी बॉडी को सर्टेन हाइट से ड्रॉप किया गया है, ठीक है, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ गया है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी हुआ है, ग्रेविटेशनल पुल ने उसको अपनी तरफ खींचा है, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी, छोटा जी से डिनोट। बढ़िया सर, मजा आ गया सर, ठीक है सर। अगर मजा आ जाता ना कि एक साइड कैपिटल जी को रख दो और एक साइड स्मॉल जी को रख दो, मतलब दिल खुश हो जाएगा सर हमारा। सर अगर एक बार ऐसे कर देते ना कि दिल खुश होता। अब सुनो, पेपर में जब भी चाहे केमिस्ट्री पढ़ो, चाहे फिजिक्स पढ़ो, चाहे जो भी पढ़ रहे हो, जब भी सवाल आए ना पेपर में, एक लाइन खींचना और पॉइंट में करके बताना, डिफरेंस वाले सवाल जब भी आए, ठीक है। तो क्या चाहते हो वैसे ही? अरे तो इधर आओ ना भाई, कहां डरते हो, इधर आओ, इधर आओ। आपने बोला और आर्यन सर लेके ना आए, आप बोलो और आर्यन सर लेके नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? देखो ना, एक साइड लिख दिया कैपिटल जी, एक साइड लिख दिया स्मॉल जी, इसी में डर लग रहा था ना बार बार, इसी में डर लग रहा था ना बार बार, ठीक है। देखो इधर सुनो, इधर सुनो, ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी, कैपिटल जी, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। डेराइव करना बताया हूं, भूलना मत, डेराइव करने बताया था भाई, डेराइव करने के लिए बताया था, भूलना मत इसको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ये हमेशा कांस्टेंट होगा, इसकी यूनिट क्या होती है ये बता दिया, ये एक स्केलर क्वांटिटी है ये बता दिया। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? सर स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। इसकी यूनिट कितनी होती है ये हमने बता दिया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। डेराइव करना हमको सिखा दिया। इसकी वैल्यू आपको याद नहीं है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, बस देख लेना। स्मॉल जी की तरफ बता दो सर कुछ बातें। स्मॉल जी, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 9.8 जी की वैल्यू 9.8 याद रखना। जो इट वैल्यू वेरीज, हर प्लेस में वेरी करती है, आगे हम आपको बताएंगे। इसकी यूनिट कितनी होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी बात करते हो स्मॉल जी में, बट इसमें स्केलर क्वांटिटी था। ये आपका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेगा, इसमें डायरेक्शन नहीं होगा, इसमें डायरेक्शन होगा। तो कैपिटल जी स्मॉल जी, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, कुछ नहीं लिखा है, मैं फिर से बता दे रहा हूं। इसकी वैल्यू दी है कैपिटल जी की 6.67 इंटू 10⁻11, फिर यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, जो कि मैंने आपको डेराइव करके बता दिया, तो आप डरोगे नहीं। ये कांस्टेंट होता है, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। बाकी यहाँ पे 9.8 दिया है, ये प्लेस टू प्लेस वेरी करेगी। इसकी यूनिट दी है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। बस नॉर्मल सी बात है भाई, डरना नहीं है। ठीक है, चले आगे बढ़े क्या? जल्दी बताओ भाई, आगे बढ़ जाए क्या? आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए ना? चल ठीक है, आ जाओ, इधर आ जाओ, डरो मत, एकदम चिल रहो। ईयरफोन लगाना है और लेक्चर बहुत आराम से देखना है, एकदम एकदम ऐसे देखना है बस, क्या पढ़ा रहे हैं आर्यन सर, बहुत मजा आ रहा है। चल देखो, ये अभी हम आपको बताए थे ना, अभी तो हम आपको डेराइव किया था।
ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट चीज में आते हैं, नेक्स्ट चीज ड्राइव करते हैं, वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ। अगर मैं बोलूं कि जी का वैल्यू बताओ अर्थ पर, वैल्यू ऑफ जी क्या हो सकता है अर्थ पर, अभी तो बताया हूं 9.8। बट सुनो कुछ नहीं, ध्यान से सुनो, ध्यान से, कैसे कैलकुलेट करो, मान लो अगर आ गया, कैसे कैलकुलेट करोगे? टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी वी शुड पुट द वैल्यू ऑफ जी। सर ई का बोल रहे हो, कैलकुलेट करना पड़ेगा जी का? अरे भाई स्मॉल जी कैपिटल जी, अभी तो बताया था, स्मॉल जी कैपिटल जी। स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या होता है? जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। स्मॉल जी का फॉर्मूला होता है, भूलना मत, जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। अब सुनो, किसका निकालना है? अर्थ का निकालना है। तो एक बात बताओ, जिसका निकालना होगा उसी का मास रखोगे ना, जिसका निकालना होगा उसी का ना रेडियस रखोगे ना। तो टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी वी शुड पुट द वैल्यू ऑफ जी, मतलब कैपिटल जी। अभी सोचोगे सर स्मॉल जी का निकालना है, जी का वैल्यू निकालना और जी की वैल्यू दो। अरे भाई स्मॉल जी की वैल्यू निकाल, तो वैल्यू यहाँ पे कैपिटल जी की आपको पता नहीं है क्या? कैपिटल जी की वैल्यू क्या बताया था हमने? 6.67 इंटू 10⁻11। तो कैपिटल जी की वैल्यू रख दोगे यहाँ पे, कैपिटल जी की वैल्यू रख दोगे 6.67 इंटू 10⁻, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। यूनिट मत भूलना, यूनिट लगाना, डिराइव करना हम आपने आपको बता दिया है, हमने आपको, तो हमने रख दिया, ठीक है, कैपिटल जी की वैल्यू जो कि हमें पता है, आर आंसर ने। सर मास की जगह, अरे मास ऑफ अर्थ रख दो, देखो मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ रख देंगे। सर रेडियस ऑफ अर्थ भी पता चलता, रेडियस ऑफ अर्थ भी लिख दिया हूं मैं यहाँ पे। तो सर एक बात बताओ, इसी तरह अगर मून पे निकालना हो जी तो निकल सकता है क्या? बिल्कुल निकल सकता है। बाकी प्लेन का निकालना हो तो निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला याद रखना है, जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर, जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको दिमाग में बैठाए रखना है, भूलना नहीं है। अगर अर्थ का निकालना है अर्थ का मास रख दो, मून का निकालना है मून का रख दो, जिसका निकालना है उसका रख दो। अब ये नहीं कि मून का निकालना है तो अर्थ का मास रख दे, अर्थ का निकालना है तो मून का मास रख दे। भाई ये सब मत कर देना। यू आर वेरी टैलेंटेड, मुझे पता है कि आप बहुत टैलेंटेड, बहुत समझदार है, बट कभी कभी बदमाशियां हो जाए, तो इस समय बदमाशी मत करिए, ठीक है? चलो, तो इस बात को आपको नहीं भूलना है, जिसका जो पूछेगा आपको वैल्यू रख देना है। और यहाँ पे दिख रहा होगा प्यारा सा जो हमने आपको वैल्यू बताई है, अर्थ पे वही निकल के आएगा, ठीक है? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, भूलिएगा मत इस टॉपिक को, बहुत ज्यादा है। कुछ भी नहीं करना है, फॉर्मूला बस दिमाग में रखो, जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। जिसका पूछेगा उसका रख देना है मास। और अरे सर लग रहा है सब बताओगे क्या? देखो मून और अर्थ इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं आपको बता, जी ऑन मून, जी ऑन मून, मैं सब कवर कर रहा हूं टॉपिक, याद रखना। कुछ कुछ आपको लगेगा कि सर दिया भी नहीं है, कुछ कुछ लगेगा कि सर बहुत ऊपर की चीज बता रहा हूं। मैं हर चीज बता रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप प्रो बनो, मैं चाहता हूं प्रो बनो और आपको बनना है। सर मौसम तो बहुत सुहाना है, मौसम को साइड रखिए क्योंकि पेपर आपका पास है। तो आइए टॉपिक को देखते हैं, वैल्यू ऑफ जी ऑन मून। सर एक फॉर्मूला, अरे यार फॉर्मूला तो अब दिमाग में बैठा लो, जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, बस काम खत्म। जी इक्वल टू जी एम बाई स्क्वायर, स्मॉल वाला होता है, ठीक है, स्मॉल वाला याद रखना, जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर होता है, कैपिटल भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर है। अब भाई के देखो ना, मास ऑफ मून रख दो, रेडियस ऑफ मून रख दो, बस काम खत्म। मास ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून, भाई जिसका निकालना है उसी का तो रखोगे। अर्थ का निकालना था, अर्थ का मास रख, रेडियस रख, मून का निकालना है मून का रख दो, निकल के आ जाएगा 1.63। एक चीज आपको नोटिस करनी है कि जी ऑन मून अपॉन जी ऑफ अर्थ, यहां लिख दे रहा हूं, यहां देखो, यहां देखना, यहां देखना, यहां पे जी मून बाई जी अर्थ, जी मून बाई जी अर्थ, जी मून बाई जी अर्थ। तो ये कितना हुआ? जी मून 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 जी मून, ठीक है, क्लियर है? जी मून बाई जी अर्थ, तो जी मून पर कितना निकल के आ रहा है? 1.63 अपॉन जी अर्थ कितना था? 9.8, करोगे कितना आएगा? 1/6, 1/6 वैल्यू होती है। इस बात याद रखना, जी एम बाई जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोई नहीं बताता है आपको, कोई नहीं बताता है, लिटरली बता रहा हूं दोस्त, ये बातें कोई नहीं बताएगा आपको। आपको फॉर्मूला बस बता दिया था, जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। मास ऑन मून और अर्थ कोई पूछता है तो आप बोलते हो कि ठीक है हायर क्लास में पढ़ो। क्यों भाई? टॉपिक अगर यहां है, थोड़े बहुत हायर पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये सब टॉपिक कोई आपको नहीं बताता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसका निकालना है बस उसका रखो, आपको कुछ नहीं करना है। अगर बोलो अरे आंसर एक सीधे लाइन में बताओ, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, सीधे लाइन में बताओ, सीधे लाइन में बताता हूं। फॉर्मूला याद है, जी इक्वल टू जी एम बाई स्क्वायर, सर याद है,
कुछ नहीं, सब याद हो गया तुमको। फॉर्मूला याद है, स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर। मून का निकालना है मून का रखो, अर्थ का निकालना है अर्थ का निकालो, जिसका निकालना है उसका रखो, बात खत्म। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अर्थ का आपको पता था 9.8, मून का आपने निकाल दिया, वहां पे डिवाइड कर दो, इतना रेशियो में आता है 1/6। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, आपको भूलना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, दिमाग में बैठाए रखना। आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, ऐसे टॉपिक आपके पेपर में आते रहते हैं। फिर से बता रहा हूं, फॉर्मूला बस आपको याद होना चाहिए, जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, बस, और कुछ भी नहीं। एक बात याद रखना, एक लाइन आपसे पूछी जाती है बार बार, अभी मैंने आपको बताया था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी। इस लाइन को अपने दिमाग में बैठा लो। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है स्मॉल जी, डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी। आपसे पूछा जाएगा कि दो चीज को साथ में गिराया जा रहा है, कौन पहले गिरेगा, तो आपको लगता है भारी वाला पहले गिर जाएगा, हल्का वाला आराम आराम से, कुछ नहीं। डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, आपको मैं दिखाई देता हूं एक चीज, ये देखो, पेन, पेन वाकई बहुत भारी है, ये देखो पेपर, कागज, दोनों को मैं साथ में नीचे गिराऊंगा, और लिटरली ये दोनों साथ में नीचे गिरे हैं। विश्वास नहीं होगा, आप खुद करके देख लेना, खुद करके देख लेना, खुद करके देख लेना। आप ये दोनों को लोग साथ में गिराओगे, कुछ नहीं होगा। देखो ज्यादा गिराऊंगा तो मेरी सैलरी कट जाएगी, पेन टूट जाएगा। ठीक है, तो मैं दोनों को साथ में गिराया हूं, दोनों को मैं साथ में गिराया हूं, इससे प्रूफ हो रहा है भाई, इससे प्रूफ हो रहा है एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी। इस बात को दिमाग में बैठाया रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ ऑन जी। हमें पता है कि अर्थ थोड़ा फ्लैटेंड है, ठीक है, आपको मेन चीज याद रखनी है, पोलर रेडियस ऑफ द अर्थ, वहां पे आर जो होगा मिनिमम होगा, ठीक है, और इक्वेटोरियल पे जो आर होगा वो मैक्सिमम होगा। बस इतनी बात याद रखनी, कुछ नहीं, सब जो भी लिखा है हटाओ उसको, कुछ नहीं। पोलर रेडियस ऑफ अर्थ आरपी इज मिनिमम एंड इक्वेटोरियल रेडियस पे आरपी इज मैक्सिमम, बस इक्वेटोरियल पर आरपी मैक्सिमम, पोलर पे आरपी इज मिनिमम, बस सिंपल सी बात है, और कुछ भी नहीं। कुछ मत देखो, बहुत चीज लिखा होगा, कुछ नहीं। पोलर रेडियस ऑफ अर्थ आरपी इज मिनिमम, इक्वेटोरियल पे आरपी इज मैक्सिमम। नेक्स्ट आओ, हाइट पर देखो, हाइट पर इफेक्ट ऑफ हाइट, हाइट पर देखो, हाइट पर आपको क्या बताना है, एज वी मूव अबव द सरफेस, जैसे से ऊपर जाओगे, एज वी मूव अबव द सरफेस ऑफ अर्थ द डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इंक्रीजेस, बस सिंपल सी बात है, एज वी मूव अबव द सरफेस ऑफ अर्थ द डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इज इंक्रीजेस, therefore वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस विद हाइट अबव द सरफेस ऑफ, मतलब वो घट जाता है, वैल्यू ऑफ जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब स्मॉल जी, वो इंक्रीज कर जाता है। कुछ नहीं किया गया, एज वी मूव अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ द डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इंक्रीजेस, therefore वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस विद द हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। नॉर्मल सी बात है, बस यही सीधा सा स्टेटमेंट पूछा जाए। सेंटर ऑफ अर्थ की बात होगी, इस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ सेंटर ऑफ अर्थ लिखा है, देखो ध्यान से, तो इस पर ज्यादा ध्यान देना आप। इफेक्ट ऑफ डेप्थ की बात करोगे आप, नॉर्मल सी बात है, क्या लिखा है, मोस्ट ऑफ यू माइट बी थिंकिंग दैट, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने लिख के एकदम प्रॉपर अपने हाथों से लिखा हूं मैं, मोस्ट ऑफ यू माइट थिंकिंग दैट एज वी गो डाउन द सरफेस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ इंक्रीजेस, therefore g must be increasing, g must be increasing। सिंपल सी बात है ना, कि आप यही सोचते हो ना, हम लोग ये सोचते हैं कि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ इंक्रीज करेगी, therefore g must इंक्रीज करना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, बट इट्स नॉट ट्रू। इस बात को याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा था, ये सही बात नहीं है। यू विल लर्न इन हायर क्लासेस दैट द वैल्यू ऑफ एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस एज वी गो डाउन इनसाइड द अर्थ सो मच एट द सेंटर ऑफ अर्थ जी इक्वल टू 0, सेंटर ऑफ अर्थ पे जाकर के जी की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। और ये आप डिटेल में अगर पूछोगे कि सर इतना डिटेल में नहीं आया, तो मैं बता दूं, डिटेल हायर क्लास में जब जाओगे, क्लास 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, तब जाके आपको चीजें समझ में आएंगी। सच बता रहा हूं, 11th क्लास में आपको चीजें समझ में आएंगी। तो नॉर्मल सी बात है, इन सब चीजों पर ध्यान देना। और इन 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से आपके पेपर में सवाल आता है, वो है केप्लर्स लॉ। केप्लर्स लॉ, पहला नियम,
ये मैं बहुत नॉर्मल वे में, ये मैं लिख करके नहीं लाया हूं, क्योंकि मुझे पता है कि बुक में स्टेटमेंट लिखा होगा, ये लिखा होगा, आप देख लोगे, आपको समझना जरूरी है, आपको समझ में आना चाहिए। पहला लॉ, बहुत सारे साइंटिस्ट बोल रहे थे कि सर सर्कल में घूमती हैं चीजें, ये सन है तो उसके ऑर्बिट में ऐसे सर्कल में घूमेगा, ऐसे सर्कल में घूमेगा, बट वो गलत था भाई। क्यों? क्योंकि वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, एलिप्टिकल ऑर्बिट में होता है। पहला नियम यही था। सब लोग सोच रहे कि सन ऐसे ऑर्बिट में, फिर वो सर्कल ऐसे ऐसे करके घूमता है। नहीं भाई, वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, जैसा कि मैं बताया हूं, ऐसे घूमेगा। ठीक है। दूसरा लॉ क्या था सर? दूसरा सेकंड लॉ, इक्वल एरिया कवर्स इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब मान लो कि ये है जैसे ऑर्बिट, और यहाँ पे सन है, ठीक है, और यहाँ से एक है ये प्लेनेट, यहाँ से, और इसने ऐसे स्विप किया है, ठीक है, और सेम वहां पे भी है, उसने भी ऐसे स्विप किया है। यहाँ से दूरी बहुत पास है, आपको दिख रही होगी, ये डिस्टेंस दिख रहा होगा आपको, बहुत पास है, और ये डिस्टेंस आपको दिख रहा होगा दूर है। आपको क्या चीज याद रखना है? बहुत प्यार से लिख के आऊं, बहुत प्यार से, इतने प्यार से कोई बता ही नहीं सकता है। पास होगा जब तो जल्दी भागेगा, जल्दी रन करेगा, जल्दी भागेगा, जल्दी स्विप करेगा, जल्दी भागेगा। जब दूर होगा तो आराम आराम से, दूर होगा तो आराम आराम से भागेगा, पास होगा तो जल्दी भागेगा। मतलब क्या सर? अगर इतने भी उतना टाइम लगा, इतने में जितना टाइम लगा उतना ही इधर भी टाइम लगा। मतलब इक्वल एरिया कवर्स इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल एरिया कवर्स इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आपको एक ट्रिक बस याद रखनी है, पास मतलब जल्दी भागेगा, दूर मतलब आराम आराम से भागे। सिंपल सी बात है, और कुछ भी। पास जल्दी भागेगा, दूर होगा आराम आराम से। थर्ड लॉ कुछ याद ही नहीं रखना है, टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है। आपको पता है कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन आता है तो वो हटता है और कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट हट के तो टी स्क्वायर बाई आर क्यूब इज इक्वल टू के हो जाएगा। मतलब कैसे हुआ? तो सिंपल सी बात है, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के, तो ये हटा तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब आया, के को वहीं छोड़ दिया तो टी स्क्वायर बाई आर क्यूब आ गया। बस सिंपल सी बात है, और कुछ भी नहीं किया हूं मैं। टी स्क्वायर बाई आर क्यूब, टी स्क्वायर बाई आर क्यूब। तो ये नॉर्मल सी बात है जो आपको भूलनी नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपको। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी बात है, डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है सवाल। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, दैट इज यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ऐसे मान लो सर्कल में घूम जाए, ठीक है, पूरा पूरा उसका डिस्टेंस, पूरा डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्टेंस दैट इज 2πr, और जाने में अगर यहाँ से यहाँ जा रहा है तो कुछ टाइम भी लगा होगा, कुछ टाइम भी लगा होगा, जाहिर सी बात है कुछ टाइम लगा होगा। जब टाइम लगा हो तो टाइम टी हो जाएगा, टाइम टी हो जाएगा। सर्कुलर मोशन का फॉर्मूला होता है फोर्स इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर, mv स्क्वायर बाई आर, mv स्क्वायर बाई आर होता है, mv स्क्वायर बाई आर, mv स्क्वायर बाई, देखो यहाँ लिखा हुआ है mv स्क्वायर बाई आर। ठीक है, अब सुनो, अब सुनो, इसका मैं मैग्नीट्यूड की वैल्यू बता रहा हूं निकाल के। हमें पता है कि सर्कल में ऐसे घूमा सर, पूरा कवर किया तो 2πr, कुछ टाइम लगा होगा जाने में, अरे कहीं जाओगे तो टाइम तो लगेगा, तो नीचे टाइम हो गया, तो mv स्क्वायर बाई आर हो गया। ठीक है सर, अब v की वैल्यू हमें पता है 2πr बाई टी, तो हमने v की वैल्यू रख दी 2πr बाई टी। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, m रहा, हमें सेंटीमीटरली फोर्स निकालना है ना, तो fc कर दो, जहां जहां f लिखा है वहां c कर देना, ऐसे कर देना, fc सेंटीमीटर फोर्स मैग्नीट्यूड निकाल। तो हमें पूरा डिस्टेंस पता है 2πr बाई टी, कवर किया, mv स्क्वायर बाई आर। सर हमें v की वैल्यू पता चल गई, क्या है सर? 2πr बाई टी, तो हमने v की जगह रख दिया 2πr बाई टी का होल स्क्वायर, नीचे r है। बढ़िया सर, सर इसका स्क्वायर किया 2 4 हो गया, m को m छोड़ दो, पाई स्क्वायर r स्क्वायर टी स्क्वायर, नीचे r था, ये पूरी वैल्यू आ गई। ध्यान सुना, कुछ भी नहीं कर रहा हूं, कुछ भी नहीं किया हूं, ये सर्कल में ऐसे घूम रहा था तो इसकी पूरी डिस्टेंस कवर किया तो 2πr हो गया, यहां से यहां जाने में टाइम लगा होगा तो 2πr बाई टी हो गया, बस 2πr बाई टी हो गया। अब आपको पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, एफसी दैट इज mv स्क्वायर बाई आर होती है। mv स्क्वायर बाई ऐसे ऐसे सर्कल में कभी ऐसे घुमाए हो, क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स ही तो होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो mv स्क्वायर बाई आर, v की वैल्यू हमें पता चल गई, तो 2πr बाई टी रख दिया हमने, 2πr बाई टी रख दिया, तो उसको आपको दिख रहा होगा स्क्वायर है, इतना तो मैथ आता ही होगा, तो 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 हो गया, पाई स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर हो गया, टी स्क्वायर हो गया, m का m ही रहेगा, m बाहर था, ठीक है, और नीचे r आपको दिया था। एक आर ने एक आर को मार दिया, एक आर ने एक आर को मार दिया, देखो यहाँ पे मरवा भी दिए, यहाँ भी मरवा दिए हैं, तो 4m पाई स्क्वायर r बाई टी स्क्वायर। अब हमें तो लाना था r का क्यूब, तो हमने ऊपर नीचे r स्क्वायर बाई r स्क्वायर से मल्टीप्लाई, r स्क्वायर बाई r स्क्वायर, मैथ्स का फंडा है भाई, मैथ्स का फंडा, r स्क्वायर नीचे भी r स्क्वायर। ठीक है सर, जब ये हमने कर दिया तो 4 पाई
4m पाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ऊपर आ गया आर स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, आर क्यूब सॉरी आर क्यूब बाई टी क्यूब, आर क्यूब बाई टी क्यूब आ गया, आर क्यूब बाई टी स्क्वायर, आर क्यूब बाई टी स्क्वायर। ध्यान सुनो, फंबल नहीं होना है, ठीक है, मैंने उसको ऊपर समझ लिया था, ठीक है, तो आपको फंबल नहीं होना, फिर से मैं बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे यहाँ तक का प्रोसेस, ठीक है। तो हमने आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर किया है, तो ऊपर है यहाँ पे तो आर क्यूब होगा और नीचे टी स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है, तो नीचे देखो टी स्क्वायर है। हाँ, बोर्ड के पास आने से कभी कभी चीजें उल्टी सीधी दिखने लगती हैं, तो ऊपर देखना यहाँ पे आर क्यूब आया, ठीक है, आर क्यूब, और नीचे आया टी स्क्वायर, आर क्यूब टी स्क्वायर, 4m पाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है, आर क्यूब मल्टीप्लाई किया था, देखो ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई किया हूं आर क्यूब और नीचे वैसे, तो आर क्यूब बाई टी स्क्वायर और आर स्क्वायर था पहले से, तो 4m पाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और आर क्यूब बाई टी स्क्वायर क्या था, आर क्यूब बाई टी स्क्वायर क्या था, आपको ऐसे दिखा होगा टी स्क्वायर बाई आर क्यूब। देखो मुझे पता है कि फंबल कर रहे होगे, डरना मना है, डरना मना है, आपको डरना मना है। ये देखो टी स्क्वायर बाई आर क्यूब था, टी स्क्वायर बाई आर क्यूब के, अब ये आर ऊपर गया है तो 1 बाई के हो जाएगा ना, ये टी स्क्वायर बाई आर क्यूब है, बट वहां पे आर क्यूब बाई टी स्क्वायर है, वहां पे आर क्यूब बाई टी स्क्वायर है, देखो देखो आर क्यूब बाई टी स्क्वायर, देखा, कर लिया ना, दिमाग से पकड़ोगे ना हो जाएगा तुरंत, तो इसमें हो जाएगा 1 बाई के, इसलिए के नीचे आया है, तो ये हेंस यहाँ पे आपका फॉर्मूला आया है, तो इसको हमने के कर दिया, ये पूरा के वैल्यू कितना था 1 बाई के, तो हमने इसको पूरा के कर दिया, तो ये हमारी वैल्यू हो गई, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फोर्स, सेंटीमीटर फोर्स आर स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू हमने निकाल दिया, ये वैल्यू हमने निकाल दिया, दैट इज फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और हमने सारे टॉपिक आपके कवर किए हैं। मजा आया होगा तो जरूर बताना कैसा लगा है सेशन, कितना मजा आया जरूर हमें बताइएगा सेशन, ठीक है, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, ठीक है, सेशन को प्यार से देखिएगा, बहुत आराम से देखिएगा, बहुत आराम से मैं चल रहा हूँ, और सोचा हूं कि बहुत शॉर्ट में बहुत प्यार से चल रहा हूँ, क्योंकि डेफिनेशन हर कोई आपको समझा देगा, हर कोई लिखवा देगा, रटवा देगा, बट मैं कोशिश किया हूं कि पूरी फिजिक्स आपको फील हो, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया हो, बस मैं यही आपसे चाहता हूं। सेशन को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, बताइएगा सेशन कैसा लगा है, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू ऑल।